राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे आपके पुस्तक सरयू का पाठ 17 पाजेब, जो कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित है। आपको बता दूं कि आपके सत्र 2020-21 में 2021 में जो एग्जाम होगी उसके लिए सरयू का ये अंतिम पाठ है। लगभग सारे पाठ यानी गद्य और पद्य दोनों पढ़ा दिए गए हैं और उनके मुख्य प्रश्नोत्तर है वो भी बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं आपके लिए आपकी सफलता को निखारने में सहायक सिद्ध होंगे। यह आज अंतिम पाठ है। इसके बाद इनकी जो अगली पुस्तक है मंदाकिनी, वो मंदाकिनी शुरू की जाएगी और मंदाकिनी के पाठ पढ़ाए जाएंगे। इस पाठ में आज हम पढ़ेंगे इसका लेखक परिचय। वैसे जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय पहले से बताया हुआ है। पाठ का केंद्रीय भाव, पाठ के बीच में बनने वाले प्रश्न, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 इन नंबरों पर व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है, जिसमें आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएं, ताकि समय समय पर जो एग्जाम से संबंधित मटेरियल डाला जाता है वो ग्रुप में ही डाला जाता है लगभग। तो इसलिए आप अवश्य ही जुड़ें, और यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो ही कोई भी मैटर अपलोड होता है यूट्यूब पे इस चैनल के द्वारा, तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है और आप तुरंत उसे देख लेते हैं। परीक्षा के लिए, परीक्षा बहुत नजदीक है, आपको अब बहुत अधिक तैयारी करनी चाहिए। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, जो विद्यार्थी ये चाहते हैं कि मुझे 100 में से 100 अंक प्राप्त करने हैं, जरा थोड़ा सोचिएगा। एक विद्यार्थी जो 100 में से 100 प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए एक दायित्व बन जाता है उसका याद करने का। याद करना भी उसके लिए 100% ही होता है, यानी प्रत्येक किताब की प्रत्येक शब्द तक उसे याद होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक शब्द पर उसकी नजर जानी चाहिए। प्रत्येक पाठ को, प्रत्येक लाइन को पढ़ना चाहिए, ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, तब जाकर के आप 100 का स्कोर कर पाते हैं। इसलिए आपके लिए जो 4 सब्जेक्ट अपने यहां से जो पढ़ाए जाते हैं, हिंदी अनिवार्य और अंग्रेजी अनिवार्य, हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल, ये जो विषय आपको पढ़ाए जाते हैं, इन विषयों से संबंधित आप चाहें तो 100 में से 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको मनोयोग पूर्वक पढ़ना होगा। तो आइए चलते हैं अपन उस पाठ की तरफ। पाजेब बहुत ही अच्छा पाठ है, मनोविश्लेषणात्मक शैली में और बाल केंद्रित लेसन है ये। देखिए, पाजेब जैनेन्द्र कुमार। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इनका परिचय। प्रेमचंदोत्तर युग के प्रसिद्ध विचारक, उपन्यासकार, कथाकार और निबंधकार श्री जैनेन्द्र कुमार का जन्म 1905 ईस्वी में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के कोड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ। पिता का नाम प्यारेलाल और मां का नाम श्रीमती रामदेवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई। व्यक्तिगत रूप से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए काशी विश्वविद्यालय आए, परंतु महात्मा गांधी के 1921 के आंदोलन का इन पर इतना प्रभाव पड़ा कि ये अध्ययन छोड़कर आंदोलन उत्साही कार्यकर्ता बन गए। यानी काशी में संस्कृत की और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आए थे, लेकिन 1921 में जो भारत के लिए अपने जो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन जो चलाया जा रहा था, उस आंदोलन से अर्थात गांधी जी के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके और उनके साथ हो गए। जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के द्वारा हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। कथाकार के साथ साथ इनकी पहचान एक सशक्त, अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। इन्होंने साहित्य, समाज, धर्म, संस्कृति, राजनीति, दर्शन आदि से संबंधित विषयों को बहुत सरल और अनौपचारिक सी दिखाई देने वाली शैली में प्रस्तुत किया है।
इनकी लगभग 200 कहानियां हैं जो जैनेन्द्र की श्रेष्ठ कहानियां नाम से 8 भागों में प्रकाशित है। देखिए 8 भाग एक तो प्रेमचंद का है, मानसरोवर के 8 भाग प्रेमचंद की जो कहानियां हैं वो लगभग 301 है। उनका नाम भी है मानसरोवर जिसके 8 भाग है, और इनकी कहानियां है जैनेन्द्र की श्रेष्ठ कहानियां जिसके भी 8 भाग है। जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों में मनुष्य की आंतरिक समस्याओं का सूक्ष्म चित्रण किया है, जिससे इनकी कहानियों को एक नई अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता और दर्शन की गंभीरता प्राप्त हुई है। इन्होंने हिंदी कहानी को परंपरागत शिल्प के स्थान पर नवीन शिल्प और शैली प्रदान की है। यानी परंपरागत जो कहानियां हुआ करती थी, परंपरागत कहानियों में देखिए परियों की कहानियां, अप्सराओं की कहानियां, भूतों की कहानियां, जानवरों को बोलते हुए दिखाया जाना, उन कहानियों को छोड़ करके उन्होंने यथार्थ की जो कहानियां है, मानव की जो कहानियां है, उन कहानियों को एक नई दृष्टि देने का, नई शैली और नया शिल्प प्रदान करने का कार्य इन्होंने किया है। इन पर गांधीवादी दर्शन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा। जैनेन्द्र की प्रमुख रचनाएं देखिए परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखता, अनाम स्वामी, जयवर्धन, मुक्तिबोध ये उपन्यास है। फांसी, जय संधि, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब ये इनकी कहानियां हैं। प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्यिक श्रेय और प्रेम, सोच विचार, समय और हम, विचार वल्लरी, प्रेम और परिवार, राष्ट्र और राज्य ये निबंध संग्रह है। ये और वे ये एक संस्मरण है। मंदालिनी, पाप और प्रकाश ये नाटक है, और इनके लिए साहित्य अकादमी, भारत भारती सम्मान और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया। इतने सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुए हैं, साहित्य अकादमी से, भारत भारती से और पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया है। ये था इसका जैनेन्द्र कुमार का परिचय, जो कि 4 अंकों का पूछा जाता है और ये मोस्ट भी है। ये जो है मोस्ट भी है। अब इसका परिचय, पाठ का परिचय क्या है? जो ये पाठ पाजेब शीर्षक से जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, इस पाठ को देखिए, इसमें क्या बताना चाहे, इसका केंद्रीय भाव देखिए। पाजेब बाल मनोविज्ञान पर आधारित सजीव, रोचक, सशक्त और एक मार्मिक कहानी है। इस कहानी में मुन्नी की पाजेब खो जाती है। एक तो मुन्नी है लड़की, एक चुन्नू लड़का है। इस पर उसके भाई आशुतोष को अपराधी समझा जाता है। मुन्नी का भाई है आशुतोष, जिसका नाम है अपराधी समझा जाता। वह अबोध अवस्था होने के कारण अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाता, अर्थात वह ये नहीं बता पाता कि उसने नहीं लिया है। झूठ बोलने के अपराध में उसे सजा मिलती है और अंत में बुआ के आने पर स्थिति स्पष्ट होती है कि पाजेब बुआ के साथ चली गई थी। बालक निरपराध प्रमाणित होता है। यानी जब पाजेब लेकर के बुआ आती है तो बच्चा पाजेब की तरफ आकर्षित होता है, और बच्चों को नई चीज अच्छी लगती है, ये बच्चों का स्वभाव होता है। थोड़ी देर बाद क्या है कि बुआ जब घर वापस चली जाती है तो उनमें से एक पाजेब बुआ के साथ चली जाती है, और बार बार घर वाले ये सोचते हैं कि आशुतोष ने शायद वो पाजेब ले ली, या उसने कहीं बेच दी, या उसके जो दोस्त थे उन्होंने ले ली। इस प्रकार की बातें इनके बारे में हो रही थी। अब वो बालक अबोध होने के कारण जब उसे धमकाया जाता है तो वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है। यही तो मनोविज्ञान पर आधारित कार्य है, अर्थात मनोविश्लेषणात्मक जो वर्णन इन्होंने किया है, बहुत ही अच्छा वर्णन है। इसका उद्देश्य है बाल मनोविज्ञान का चित्रण करना। बालक अबोध होते हैं, उनकी कोमल बुद्धि तर्कहीन होती है, अर्थात वो तर्क नहीं कर सकती। वे अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाते। स्नेह, भय और प्रलोभन के कारण अपराधी न होने पर भी वे अपराध स्वीकार कर लेते हैं। आशुतोष की यही स्थिति। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम छोटे बच्चों पर यदि ये सोचें कि जिस बच्चे ने मान लो हाँ कह दिया कि हाँ मैंने ये काम किया है, तो उस पर भी हमें सोचना चाहिए कि हो सकता है बच्चा परिस्थितिवश अपनी बात कह नहीं पाता हो और इसने झूठ से हाँ की हो। उसने न पाजेब चुराई, न छुन्नू को दी और न पतंग वाले को बेची। फिर भी वह पिता के सामने स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाने के कारण अपराधी बन जाता है। एक एक सारे अपराध स्वीकार कर लेता है, परंतु अंत में निरपराध सिद्ध होता है।
क्योंकि जब बुआ आती है तो बुआ कहती है कि ये पाजेब मेरे साथ चली गई थी, घर वाले कितने पश्चाताप करते हैं, बच्चे को कितना प्रताड़ित किया गया, उसका जो मन था उस मन को किस प्रकार उचेटा गया। तो ये सब हमें पहले से सोचना चाहिए। इस पाठ का उद्देश्य यही है कि किसी बच्चे को प्रताड़ित करने से पहले हमें अपने जहन में पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाना चाहिए, पूर्ण रूप से सोचना चाहिए। देखिए पाठ, अब हम पढ़ते हैं पाठ को। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है, पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती है, उनकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती है। पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल रहती है। बिल्कुल सही है। पास पड़ोस में सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए, एक ने पहनी तो दूसरी ने भी पहनी, और देखा देखी में इस तरह उनका पहनना मुश्किल हो गया है। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला कठिनाई से 4 वर्ष की उम्र और पाजेब पहनेंगी। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली हाँ वैसी रुक्मणी पहनती है। देखिए इसमें ये कौन है? रुक्मणी जो है उनकी सहेली है, वो पहनती है जैसी शीला पहनती है, शीला और रुक्मणी। मैंने कहा अच्छा अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूंगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर हुई मुन्नी की बुआ आई तब वह मुन्नी सहज मानने वाली नहीं थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई, गोद में लिया और कहा कि अच्छा तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊंगी। अब की जो संडे आएगा, रविवार आएगा, उस रविवार को मैं आपके लिए पाजेब लाऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब लेकर के आ गई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहां से वहां चमकती रही। रुक्मणी के पास गई और कहा देख रुक्मणी मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सब ने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वे चांदी की सफेद 2-3 लड़ियां सी टखनों के चारों ओर लिपट कर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुगड़ लगती थी कि बहुत ही, और बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं था। पाजेब का सौंदर्य है ये। हमारे महाशय आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, मुन्नी से बड़ा था, पहले तो मुन्नी को सजी बजी देख करके बड़े खुश हुए। हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया बहन मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वे तमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम बाइसिकल लेंगे। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा अब के जन्मदिन पर तुझे बाइसिकल दिलवाएंगे। मुन्नी की पाजेब के बदले उसने क्या चीज मांगी? साइकिल यानी बाइसिकल। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा छी छी तू कोई लड़की है, जिद तो लड़कियां करती है, लड़कियां रोती है, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम बाइसिकल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज। बुआ ने कहा हाँ ये बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल मिलेगी। और इस तरह वे इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, फिर उतार कर रख रखा दी गई और फिर कहीं खो न जाए। पाजेब बारीक और सुबह काम की थी और खासे दाम भी लग गए थे, इसलिए श्रीमती ने हमसे कहा क्यों जी अच्छी तो लगती है, मैं भी एक बनवा लूं। मैंने कहा क्यों न बनवाओ, तुम कौन 4 वर्ष की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी। अर्थात उन्होंने क्या है कि वो पाजेब रख दी थी कहीं। अब शाम को आकर के, रात्रि को आकर के श्रीमती जी लेखक से कहती है कि क्या आपने पाजेब देखी? मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? बोले कि देखो यहाँ मेज पर तो नहीं है, एक तो उसमें की है पर दूसरे की तो मिलती नहीं है। उसने कहा कि एक पैर की तो है लेकिन दूसरे पैर की पाजेब नहीं मिल रही है, जाने कहां चली गई। मैंने कहा कि जाएगी कहां, यहीं कहीं होगी, देख लो मिल जाएगी। उन्होंने मेरी मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए, अलमारी की किताबें टटोल डालने का मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि ये क्या कर रही है, यहां वे कहां से आएगी? जवाब में
मुझे से पूछने के लिए लगी कि फिर कहाँ है। मैंने कहा तुमने ही तो रखी होगी, कहाँ रखी थी। बतलाने लगी, मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों अच्छी तरह संभाल कर नीचे वाले बक्स में रख दी थी। राजेब कहाँ रखी थी? नीचे वाले बक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक ही है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि तो चलकर इस कमरे में कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी, एक ही रखी होगी, एक वहीं कोई फर्श पर छूट गई होगी। देखो मिल जाएगी, कहीं जा सकती नहीं। इस पर श्रीमती ने कहा कि कहा सुनी करने लगी तो कहा कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, उल्टे दोष मुझे देते हो। कह तो रही हूं कि मैंने दोनों संभाल कर रखी। मैंने कहा संभाल कर रखी थी तो फिर यहां वहां क्यों देख रही हो? जहां रखी थी वहां से ले लो। वहां नहीं है तो फिर किसी ने निकाल ली होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है, हो न हो बंसी नौकर ने निकाली। उनके नौकर का नाम क्या था? बंसी। और ये होता है कि घर वालों का सुबह जो अपने नौकर पर ही जाता है। मैंने रखी तब वह वहां मौजूद था। तो मैंने कहा कि तो उससे पूछो, या उससे पूछूं या पूछा आपने? बोली कि वह तो साफ इनकार करता है। मैंने कहा तो फिर? श्रीमती जी जोर से बोली कि तो फिर मैं क्या बताऊं, तुम्हें तो किसी बात की फिक्री है नहीं। डांट कर कहते क्यों नहीं हो? उस बंसी को बुलाकर जरूर पाजेब उसी ने ली। मैंने कहा कि अच्छा तो उसे क्या कहना होगा? ये कहूं कि ला भाई पाजेब दे दे? श्रीमती चिल्लाकर बोली कि हो चुका बस कुछ तुमसे। तुम्हें ने तो उस नौकर की जात को शहजोर बना रखा है। ये जो लाइन है इसमें आपको विशेष लाइन है, ये 1 नंबर, और इसे उतारना है इस लाइन का क्या आशय है। यानी नौकर के लिए चाहे वो ईमानदार हो चाहे कितना ही हो, उसके लिए इस प्रकार के शब्द कहे जाते हैं। डांट ने फटकार, नौकर ऐसे सिर ने चढ़ेंगे तो क्या होगा? मैंने पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है? बोली कि कह तो रही हूं कि मैंने कि उसे बक्से में से निकाला है और 16 में से 15 आने ये बंसी है। सुनते हो ने? वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े फुट्टे होते हैं। जरूर बंसी चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते? मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा? बोली कि पूछा था, वह तो खुद ट्रक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोजने लगा था, मेरी मदद करता रहा। वह नहीं ले सकता। अब आशुतोष की बात आती है। मैंने कहा कि उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा। तुम्ही ने उसे पतंग की शय देने वाले हो आप ही। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब ही पड़ी मिल गई हो तो? बोली कि नहीं नहीं, मिलती तो वह बता नहीं देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया और श्रीमती ने कहा कि ये तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दी। बस सारे दिन पतंग पतंग, ये नहीं कि वे कभी उसे बिठाकर सबक की भी बात पूछो। अर्थात वो बच्चा जो है वो पतंग पतंग के लिए ही करता रहता है, वो पतंग ही उड़ाता रहता है। और वो श्रीमती क्या करती है, थोड़ी गुस्से में कहती है कि मैं सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूं उसकी सब डोर पतंग, सारे वक्त वही धुन। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो आया जैसे नाराज हो। अर्थात उसने उस बच्चे की जो एटीट्यूड था, अर्थात उसकी जो मुद्रा थी शरीर की, वो थोड़ी अलग तरह से लगने लगी। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल गया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? अर्थात यदि हम किसी अपराधी से कोई चीज लेना चाहते हैं, उसे स्वीकार करवाना चाहते हैं, उसके सच को जानना चाहते हैं, तो उसके प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, प्रेम दिखाया जाना चाहिए।
प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है कैसे? प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है कैसे? स्पष्ट कीजिए। ये दूसरी लाइन है। आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदाई उसे स्नेह और का व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहा और सच कहने से घबराना नहीं चाहिए। लियो तो खुल कर कह दो। हम कोई सच कहने की सजा थोड़ी दे सकते हैं, बल्कि सच बोलने वाले को तो इनाम मिलता है। आशुतोष सब सुनता हुआ बैठा रह गया। उसका मुंह सूजा था। वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से ऐस्तर और तेज आवाज में कहा कि मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं। आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ कि उग्रता दोष का लक्षण है। उग्रता दोष का लक्षण है, अर्थात कोई व्यक्ति यदि उल्टा किसी को डांटने लग जाता है तो इसका अर्थ है कि वह दोषी है। ऐसा सिद्धांत भी है। मैंने कहा बेटा डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई पाजेब मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया। दूसरे काम में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े होकर वह फिर यहाँ वहां पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली कि आंसू से तुमने पूछताछ कर लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो यह नहीं है। श्रीमती ने कहा कि नहीं जी, आंसू भला क्यों लेगा? मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे ये एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्जाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई और यह और भी भयावह है। यह हमारी आलोचना है। हम उसे चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, ये बताओ कि पाजेब तूने छुन्नू को दिए ना? कुछ देर नहीं बोला, उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैंने एक छाया ताड़ना चाहता था मैं, और मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं, ठीक ठीक बताओ बेटे कैसा हमारा सच्चा बेटा है। मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने सिर हिलाया। अर्थात यहां पर एक प्रश्न बनता है कि लेखक को कैसे लगा कि आशुतोष ने पाजेब ली है, या आशुतोष पर पाजेब लेने का संदेह उसे क्यों हुआ? आशुतोष पर पाजेब लेने का संदेह या पाजेब चुराने का संदेह क्यों हुआ? ये एक प्रश्न बनता है। आगे देखिए, मैंने बहुत खुश होकर कहा, दी है ने छुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। उसने कहा हाँ। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा कि मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है ने? उसने कहा हाँ हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया और कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के। आंसू हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से गोद में लिए लिए मैं उसकी मां की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो हमारे बेटे ने सच कबूल किया है, पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर मां उसकी खुश हो आई। उसने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी, उसकी बलैया लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुराया और एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी, लेकिन उसका चेहरा उदास भी था। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने उससे बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब छुन्नू के पास है ना? जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रह गया। मैंने कहा कि जाओ बेटे ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वह बोला, छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा? अर्थात उसने ये जवाब दिया कि छुन्नू के पास पाजेब होगी नहीं तो वो कहां से देगा। मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहेगा और कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास नहीं हुई तो वो देगा कहां से। अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा तुमने कहां से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और फिर
नीचे जाकर तुमने छुन्नू को दिखाई, फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे। कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं। पतंग लाएंगे? अच्छा, पतंग को कहा तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी। और जाओ बेटा उससे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। और वे जाना नहीं चाहता था। बार बार कहने पर भी वो बच्चा जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वो कहां से देगा। मुझे उसकी इस जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है या क्या कहते हो, बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और बोला नहीं। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहां हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे उसका कान पकड़ के उठाया, कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा कोई काम नहीं। इस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे के बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के कोने में रूठा हुआ मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हुआ, मुझे दुख लग रहा था। ये लड़का सब सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, ये मैं कुछ समझ नहीं सका। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहां से देगा। मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझे ने? जाओ तुम जाओ। छुन्नू की मां ने कहा कि उनका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की मां ने कहा कि तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। जब वो उनकी मां चली गई कि छुन्नू ने पाजेब ले ली, तो छुन्नू की मां कहती है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आपके बेटे जो आशुतोष है वो झूठ बोलता है। और वो कहती है नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी ने? आशुतोष ने धीरे से कहा से हाँ दी थी। दूसरी ओर छुन्नू बढ़कर आया और हाथ पटक कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांधकर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की मां ने छुन्नू को खूब पीटा, खुद भी रोने लगी, कहती जाती कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, ये कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर दूर तक फैल चली। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छुन्नू और उसकी मां दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसे कोई बात भला सुलझती है? बोली कि हाँ मैं तेज बोलती हूँ, अब जाओ ना तुम ही उनके पास से पाजेब निकलवा कर क्यों नहीं लाते? तब जानू आप पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है, अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद चुन्नू की मां हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मा गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने कहा कि अगर छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है, वह पाजेब कितने की थी मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा ये क्या कहती है आप, बच्चे बच्चे हैं, आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी नहीं। और उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तेने पाजेब देखी हो। छुन्नू ने जोर जोर से हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी और वे पतंग वाले को दे आया। मैंने खूब देखी थी, वे चांदी की थी, तुम्हें ठीक मालूम है। हाँ, मुझसे कह रहा था कि तू भी चल पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ? छुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था। मैंने उसकी मां की ओर देखकर कहा कि देखिए ने, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। मां ने मेरे सामने छुन्नू को खींचकर धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी उधड़ी नहीं तो मेरा नाम नहीं। मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पीटता रहा था, रोया बिल्कुल भी नहीं था और एक कोने में खड़े होकर आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था। खैर मैंने सबको छुट्टी दी। कहा कि जाओ बेटा छुन्नू खेलो। उसकी मां को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं, पाजेब कोई बड़ी चीज नहीं है। छुन्नू चला गया। तब उसकी मां ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो? मैंने कहा मालूम तो होता है, उसे कुछ पता है और वह इस मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की मां
ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखा देती हूँ, एक एक चीज देख लो, होगी बाजेब तो जाएगी कहाँ। मैंने कहा, छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फायदा, सो ज्यों, और मैंने उसे दिलासा दी, नहीं तो वे छुन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने में ही प्राण ले उठती। उलझ ने, आज तुझे धरती में नहीं गाड़ दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस तरह मैंने बखेड़ा को टाला और मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया कि देखो, आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से बातें करना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और कुछ हाथ नहीं आता। समझी ने, शाम को धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, कथन को स्पष्ट कीजिए। दूसरी लाइन, शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब कुछ बतला दिया है। 11 आने में वे पाजेब पतंग वाले को दी है, पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं, 5 आने जो दिए वह चुन्नू के पास है। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर ये सब उसके पेट से निकाला है। अब बच्चे को कहा गया कि आपने वो पाजेब कितने में दी, तब उसने कहा कि मैंने 11 आने में दी है, और उसने पैसे अभी दिए नहीं, कुछ पैसे दिए थे, वो छुन्नू के पास है। अब बात छुन्नू पर चली गई। 3 घंटे में मैं मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगा लेंगे। लेकिन ये पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के साथ ऐसी चीजें लेता है, उसे पुलिस में देना चाहिए, उच्चक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है। उन्होंने बताया कि वो बाहर ही कहीं खेल रहा होगा। मैंने कहा, बंसी जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी गया और उसे आकर कहा कि वे अभी आते हैं। क्या कर रहा है? छुन्नू के साथ गिल्ली डंडे खेल रहा है। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में बिठाकर प्यार किया और आते आते उसका चेहरा उदास हो गया। गोद में लेने पर वे विशेष प्रसन्न मालूम नहीं हुआ। उसकी मां ने खुश होकर कहा कि आशुतोष ने सब बातें, अपनी पूरी बातें बता दी है। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अभी अपनी बड़ाई सुनकर भी उसे खुशी नहीं हो रही थी। ये लाइन देखो, आशुतोष को अपनी बड़ाई सुनकर भी खुशी प्रतीत नहीं हो रही थी, क्यों? तीसरा प्रश्न, मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं, हम में से 5 आने मांग लेते तो क्या हम नहीं देते? सुना, अब ऐसा मत करना। बेटे कमरे में ले जाकर मैंने पूछताछ की। क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए थे ने, वह चुन्नू के पास है, अभी तो उसके पास होंगे ने। खर्च कर दिए या नहीं खर्च किए? खर्च किए कि नहीं खर्च किए? उस और प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च किए तो खर्च कर दिए क्या अभी भी है? जवाब उसने एक बार हाँ तो दूसरी बार नहीं। एक बार कहता है कि खर्च कर दिए कि हाँ, खर्च नहीं किए कि नहीं। मैंने कहा कि ये तो क्या नहीं कहते? क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ बेटा मालूम है ना, कि हाँ, पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए ने, तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। 500 इक्कनी थी या 2 अन्नी थी? पैसे भी थे। वह चुप। बतलाते क्यों नहीं हो? चुप। इक्कनियां कितनी थी? बोल दो। बोलो। 2। बाकी पैसे थे? कि हाँ। 2 अन्नी नहीं थी? 2 अन्नी थी। हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते? सच बताओ, कितनी इक्कनियां थे और कितना क्या था? वह गुमसुम सा खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोलो, नहीं तो। आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं, मैं क्या कह रहा हूं? इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लिए हुए गुमसुम खड़ा रहा। और अभी भी नहीं बोलोगे? अब बच्चे को कहा जा रहा है कि क्या कर रहे हो, वैसे कर रहे हो। बच्चे को धमकाया जा रहा है। वह डर के मारे पीला हो गया, लेकिन बोला नहीं। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इसको ले आओ, कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में बंद कर दिया। 10 मिनट बाद मैंने उसे फिर बुलाया और उसका मुंह सूजा हुआ था। बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाएं तरफ के चौराहे वाला?
उसने कुछ होठों में ही बड़बड़ा दिया जिसे मैं कुछ नहीं समझ सका। चौराहे वाला, बोलो हाँ। देखो, अपने चाचा को साथ ले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे। समझते हो ना? ये कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया और समझाकर कहा कि देखो, 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना, आशुतोष पैसे लेकर जाएगा, उसे देगा, अपनी ओर पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुम्हें पुलिस को सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की जरूरत नहीं है। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा, सुनकर भी टस से मस नहीं दिखाई दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझा कर कहा कि भैया, घर की चीजें दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ और कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, पैसे दे देना और चीज वापस मांग लेना। दे दे, नहीं दे तो तुम्हारा इसमें कोई सरोकार नहीं। सच है ना बेटे? अब जाओ। अब वह जाने को तैयार नहीं दिखता और वो कहता है कि मुझे उस लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोलो, इसमें क्या बात है? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझाकर बात कर रहे हैं तो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया। नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश और अपने छोटे भाई को बुलाया, कहा प्रकाश, इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष ने अपने हाथ पैरों से प्रतिकार करने लगा, अर्थात वो छुड़ाने लगा। वे साथ जाना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि उसने उसे दुकान वाले को, पतंग वाले को अपनी वो पाजेब दी नहीं थी। मैंने उसे बहुत ऊपर करके सब फिर और आशुतोष को पुचकारा, कहा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी, इतनी सी बात तो समझते हो। प्रकाश, इसे गोदी में ले जाओ और जो चीज मांगे इसे बाजार में दिलवा देना। जाओ भाई। आशुतोष फिर भी उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला गया। ऐसे चला मानो पैर उठाना भी उसे भारी मालूम हो रहा था। 8 वर्ष का लड़का होने को आया था, फिर भी देखो ने किसी बात की उसे समझ में नहीं आती। मुझे जो गुस्सा आया तो क्या बतलाऊं, लेकिन याद करके गुस्से से बच्चे को संभलने की जगह बिगड़ते हैं। गुस्से से बच्चे क्या करते हैं? संभालने की जगह बिगड़ जाते हैं। मैं अपने को दबाता चला गया। खैर, वे गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन देखता हूं कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा क्यों? बोला आशुतोष भाग गया है। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ पकड़ कर लाओ। वह पकड़ा हुआ आया और मैंने कहा क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल, जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसे चांटे दे दी। थप्पड़ लगते हुए एकदम चीखा, फौरन चुप हो गया। वह मेरे ही सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से के कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो। दुष्ट! वह एक आध घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही दूसरा रास्ता नहीं दिखता था, मार पीट कर मैंने अपने मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास नहीं था। अर्थात मैं बच्चों को मारता नहीं था, बच्चों पर मुझे बहुत दया आती थी। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वालों के पास जाओ, मालूम करना पाजेब किसने लिए, होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना। मुरब्बत की जरूरत नहीं है, अर्थात उस पर दया दिखाने की, नरमी की जरूरत नहीं है, समझे? प्रकाश गया पर लौटने और बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं चिल्ला आया, कहा कि तुमसे कुछ काम हो सकता नहीं, जरा सी बात नहीं हुई, क्या तुमसे उम्मीद रखी जाए? वे सफाई देने लगा। मैंने कहा बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था, वे मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने आशुतोष को फर्श पर सोते पाया। उसके चेहरे पर भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया, वह हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा क्यों, क्या हालत है? थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं, फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसे चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद कर देता हूं। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा मालूम नहीं हुआ।
खैर उसे पकड़ कर लाया और समझाने लगा। मैंने कहा निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा कि बेटा इस पतंग वाले को देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं है, तुम तो समझदार लड़के हो। उसने कहा कि जो पाजेब उनके पास नहीं हुई तो कहां से देगा, इसका क्या मतलब? तुमने कहा ने कि 5 आने में पाजेब दी है, न हो चुन्नू को भी साथ ले देना। समझे हुए चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने वाला ही था कि इतने में सामने से बुआ दिखाई दी। सामने से बुआ आ रही थी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था, अर्थात रुकने को तैयार था, रुकने के लिए चाह रहा था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा, क्यों, क्या बात है? मैंने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो ने। पर आशुतोष पर मचल नहीं पड़ा। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश इसे ले जा क्यों नहीं जाते? बुआ ने कहा कि बात क्या है, क्या बात है? मैंने पुकारा, बस तू भी साथ जा, बीच से लौटने न पाओ। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर मेरे सामने से ले गए। बुआ ने कहा, क्यों उसे सता रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उसके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले की भी होती है। यहाँ ये भार स्त्रियों पर भी टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकाकर बोली, इसमें वे कागज है जो तुमने मांगे थे। और यह कहकर उसने बास्केट की जेब से हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की ओर कहा, जैसे सामने कोई बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा। बोली कि उस रोज भूल से ये पाजेब मेरे साथ चली गई थी। कितना बड़ा बच्चे को सताया गया। और आखिर हुआ क्या कि वो पाजेब किसके साथ चली गई थी? बुआ के साथ चली गई थी। ये तो था पाठ। अब इस पाठ में 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आपकी परीक्षा में आने योग्य हैं, तो वो पढ़ लीजिए कि आशुतोष निरपराध होते हुए भी पाजेब चुराने की बात स्वीकार क्यों कर लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बाल स्वभाव है। पाजेब कहानी में बाल मनोविज्ञान का सजीव परिचय मिलता है। इस कथन पर प्रकाश डालिए। पाजेब कहानी की मूल संवेदना पर विचार प्रकट कीजिए या मूल संवेदना अपने शब्दों में लिखिए। इससे भी आ सकता है, अपने शब्दों में लिखो, अपने शब्दों में लिखिए। इन तीनों प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। वैसे जो वीडियोस बनाए जाएंगे उन वीडियोस में इन प्रश्नों को शामिल करके इनके उत्तर अपनी भाषा में लिखने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।